दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर। फ्रेंड, हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था की सीरीज़ की अगर हम बात करें तो वही फंसी पड़ी है। अब इसको हम कोशिश करेंगे धक्का मार के इसको निकालें और ताकि जल्द से जल्द आपको जो है वीडियो प्रोवाइड करा सके। मेरी सीरीज़ थोड़ी सी डिफरेंट है। लाइक 50 घंटे में इकनॉमी, 30 घंटे में इकनॉमी वाला सीन यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे मैं उन एस्पिरेंट्स के साथ हूँ कि जो एक बार देखे, मजबूती के साथ देखे, फिर उसके बाद उसको कोई भी सीरीज़ की देखने की ज़रूरत ना हो। यानी कि इस सीरीज़ के अंदर हम रिवीजन सीरीज़ भी लाएंगे, ऐसी बात नहीं है। एक क्विक रिवीजन, जैसे कि मान लीजिए जितने भी चैप्टर्स बनेंगे हमारे, मान लीजिए 20 से 22 चैप्टर्स जो भी हैं, उसका 22 वीडियो में हम पूरी एक समरी, एक वन शॉट में भी लेके आएंगे, ऐसी बात नहीं, ताकि एक होलिस्टिक प्रोग्राम दिया जा सके। और इस सीरीज़ की जो PDF है वो मैं टेलीग्राम, अरोड़ा IAS हिंदी चैनल है एक, स्पेशली फॉर हिंदी मीडियम ओनली, तो आप उनको भी जो है देख सकते हैं और वहाँ पे भी आपको सारी चीज़ें जो है मिल जाएगी। देखिए, मेरा प्रयास यहाँ पे सिर्फ यही है कि इकनॉमी को मैं इकनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊँ और आपके साथ में आपकी सोच को जो है विकसित कर सकूँ। इसमें ऐसा नहीं है कि बस आया पढ़ाया नहीं चला गया। अगर जो बंदे हमारे हार्ड कोर फॉलोवर्स हैं तो उनको भी लगे कि हाँ, इकनॉमी अरोड़ा जी ने अच्छे समझाई है और इसके बाद हमें नहीं लगता कि कुछ और पढ़ने की ज़रूरत है। इसके इवन मेरा टारगेट यहाँ पे यही रहता है कि UPSC के प्रीलिम्स में, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा एनालिटिकल टाइप के और बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल और बहुत ज़्यादा मतलब डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जाएं, तो इस सीरीज़ के बाद अगर मान लो कि मुद्रास्फीति में से कोई क्वेश्चन बने, मतलब जब लेक्चर्स कंप्लीट होंगे, तो आपके मन में ये डाउट ना रहे यार कि यार ये डायमेंशन कवर नहीं किया और यहाँ से नहीं बन पाएगा, तो ये सारे डायमेंशंस जो आपके दिमाग से बिल्कुल हट जाएं कि हाँ यार, पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी पढ़ा है। इसके बाद हम जो काम कर रहे हैं, स्पेशली मैं और मेरी पूरी जो टीम काम कर रही है, अब हम आपको एक अलग अलग मॉड्यूल में एक हम क्वेश्चन बैंक की सीरीज़ ला रहे हैं, जिसमें वो हार्ड कॉपी में होगा, ताकि हम आपको 200, 250, 300 रुपये में आपके हाथ में पहुंच जाए, ताकि आपको जो 5-5, 10-10 हज़ार की जो टेस्ट सीरीज खरीदने से बचें। और हम इस पे भी काम हम कर रहे हैं, ठीक है। तो मुद्रास्फीति के पे आते हैं। अभी तक काफ़ी लेक्चर्स हो चुके हैं, मज़ा भी आ रहा होगा। अब थोड़ा माइक वाइक का भी इशू, भसड़ जो है ख़त्म हो गई है, तो काफ़ी फाइनली मैंने बहुत तगड़ा जुगाड़ लगाया माइक को लेके। तो खैर, तो मुद्रास्फीति की बात करें तो दोस्तों, अभी तक हमने कंसेप्चुअल क्लैरिटी को समझा, उसके डायमेंशन को समझा, क्या है, किस तरह से मांग जनित, लागत जनित, इस सारी चीज़ों को समझा। अब हम जो बात करेंगे वो मुद्रास्फीति की, अगर हम बात करें परिणाम को देखेंगे। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना कि परिणाम को लेके क्वेश्चंस में अगर हम MCQ की बात करें, UPSC स्टेट PCS की, जिस तरह से UP PCS में थोड़ा सा UPSC के पैटर्न को हल्का हल्का फॉलो करना स्टार्ट कर दिया है, तो अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी आएगी तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से जो हमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो देखने को मिलेंगे। तो एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। देखो, इसके जो परिणाम में है, वो पहला पॉइंट है कर्मचारियों पर प्रतिकूल प्रभाव। प्रतिकूल का मतलब समझ गए होंगे, यानी कि जब चीज़ें अच्छे से नहीं चलती हैं तो उसको हम प्रतिकूल कहते हैं, राइट। इतना तो आपको जो है पता चल गया होगा। यानी कि कर्मचारियों पर प्रतिकूल प्रभाव को लेकर यहाँ पे ये कंसेप्ट आता है कि देखिए, इसको अभी हटाइए, क्या लिखा है हटाओ। अगर मान लो आप ही हैं, ठीक है, ये मान लो आप हो, ठीक है, आप एक कहीं जॉब कर रहे हैं, ऐसे समझो, और सडनली आपकी सैलरी, देखो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेके चलते हैं, आपकी सैलरी 10,000 रुपये है। अब 10,000 सैलरी है, ठीक है, नॉर्मली हम लेके चलते हैं, लेकिन पहले आपका खाने का खर्चे में मान लो 3,000 रुपये महीना आपका हो जाता। अब आप देख रहे हो इन्फ्लेशन बढ़ गया है, यानी कि मुद्रास्फीति बढ़ गई है, तो आपका खाने का खर्चा 3500 हो गया। तो आप पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? ये तो सिर्फ खाने का लिया। ट्रांसपोर्टेशन का मान लो आपको 1,000 रुपये लग रहा है, वहीं आपको मान लो आपको 1,200 रुपये लग जाए, ये भी बात होगी। और जो भी डेली रोजमर्रा की चीज़ें हैं, मान लो चाय 5 रुपये की पीते तब 7 रुपये की हो, वैसे तो 5 की नहीं आती दिल्ली में। मान लो भाई 10 रुपये की चाय पी तो मान लो 15 की हो गई। तो कहीं ना कहीं आपका बजट, आपकी सैलरी तो फिक्स है, 10,000 देंगे, लेकिन आपके खर्चे बढ़ रहे हैं, तो उससे फिर क्या होगा? जो आप जो महीने का मान लो यार 3,000 रुपये मान लो आप सेविंग कर रहे हो, वही सेविंग आपकी घट के 2,000 रुपये या फिर 1,000 रुपये हो गई, हम ये मान के चलते हैं। तो क्या हुआ? आप पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। यानी कि अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं आप पे, अगर हम देखें तो आपको एक नेगेटिव इम्पैक्ट आपको जो है देखने को यहाँ पे पड़ रहा है। तो यानी कि सैलरी के पर्सन पे, ये तो ये लिखने की कोई जरूरत है, इसे समझाने के लिए दे रखा है कि सैलरी वालों पे यहाँ पे बस आप ये लिखो कि नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, राइट। लेकिन जहां पे आप जॉब कर रहे हो, जो ऑनर है उस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? उस पर पॉजिटिव पड़ेगा। क्यों? उसको तो सैलरी उतनी देनी पड़ रही है,
भाई महंगाई बढ़ी है पर उसने तो आपके डियर अलाउंस और ये सारे अलाउंस तो बढ़ाए नहीं, इन्फ्लेशन अलाउंस तो बढ़ाए नहीं। तो उस कंडीशन के अंदर आपके जो अगर हम बात करें तो ऑनर को जो है एक तरह से बात करता पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। तो ये दो साइड में आप लोग जो है लिखते भी यहां पे जो है रहें। सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट पे ये कहता है कि उत्पादन पैटर्न में विकृतियां भी जो है हमें देखने को मिलती हैं। अगर देखो इसमें क्या है, ये चीजें मैं इसको अलग डायमेंशन से समझाता हूं। देखो उत्पादन पैटर्न विकृतियां का मतलब ये है कि अगर मान लो महंगाई ज्यादा हो रही है तो आदमी, देखो आदमी जो होगा भाई मांस मछली जो हफ्ते में खाता था वो बंद कर देगा, वो नहीं यार महंगा हो रहा है, पनीर महंगा हो रहा है। याद है ना रस्तोगी वाला डायलॉग, पनीर तो इतनी दुकानों पे सोनार की दुकान पे मिलेगा, वो वाला। तो उसमें जो आपकी जो रॉयल चीजें हैं वो अब आपके मेन्यू से गायब हो जाएंगी, हो जाएंगी, आप नॉर्मल खाना खा पे आ जाओगे, यही होता है। अगर वहीं अगर महंगाई कम हो जाए तो वो चीज़ आपके प्लेट के अंदर ऐड हो जाएंगी कि हाँ चलो यार महंगाई कम हो गई है, थैंक्स टू मोदी जी, वैसे तो है नहीं फिलहाल, लेकिन तो आप वो चीज़ें कर लोगे। तो ये सब चीज़ें हमारे पैटर्न में हमें देखने को मिलती हैं। यानी कि जो मतलब जो आप महंगी चीज़ें होती थी जैसे कि मान लो जिसमें ज़्यादा खर्च, तो आप लोग बचत करने की जो है ज़्यादा कोशिश करेंगे। तो उसमें फिर हमें यही देखने को मिलेगा दोस्तों कि आपके कहीं ना कहीं पैटर्न के अंदर विकृतियां हमें देखने को मिलेंगी, यही होगा। थर्ड पॉइंट हमें यह देखने को मिलता है कि विधि तथा उद्योग के लिए ऋण उपलब्धता पे प्रभाव। अब समझो, मान लो आपने एक लोन लिया 3 लाख का, सुनना या हाँ मान लो आपने एक लोन लिया, लोन अमाउंट लिया 3 लाख का, ठीक है 3 लाख, ठीक है 3 लाख का आपने लोन लिया। आपकी मान लो महीने की किस्त बनी 10,000 रुपए, मान लो 4 साल में लोन देना जो भी इंटरेस्ट लगा के, लेकिन किस्त तो आपकी वही रहेगी, किस्त तो आपकी रीडिफाइन तो होगी नहीं। तो जब आप लोन लेंगे और महंगाई बढ़ रही है तो आपको फायदा होगा, क्यों, आपकी किस्त तो उतनी है, महंगाई की मार उस पर थोड़ी बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं आपको फायदा होगा। आप चाहे कहीं पे भी किसी से भी उधार लेते हैं या किसी भी इन द काइंड ऑफ मतलब कैसे भी उधार लेते हैं तो आपको दोस्तों फायदा होगा, इस चीज को लिख लो। अब आते हैं, ये तो हुआ लेने वाली बात। अब ये सोच के चलो जो बंदा दे रहा है तो ऑफ कोर्स अगर आपको फायदा होगा तो उसको नुकसान होगा, क्यों, उसमें इन्फ्लेशन नहीं जुड़ा, उसको बोले वो शर्म आ रहेगा, अरे ये तो गड़बड़ हो गया, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो फायदा नहीं हो रहा। इसीलिए यही एक रीजन है कि क्रेडिट कार्ड, मेरे पास करीब 5 कंपनियों के क्रेडिट कार्ड्स हैं, ठीक है, और मैं बहुत ही सिस्टमेटिक वे में यूज करता हूं ताकि मुझे प्लेंटी देना पड़े। आपने कभी क्रेडिट कार्ड के प्लेंटी देखी है? लेट फाइन भरोगे तो 1500 चार्ज, अगर कोई देरी वेरी होगी तो 1200 चार्ज, बाउंस कर दिया तो 1000-1500 चार्ज, और साथ में इनका इंटरेस्ट जो होता है वो करीब 35% हिसाब से पर एनम होता है, और ये फिक्स्ड होता है। फिक्स्ड मतलब मैं इस पर टेक्निकल पे नहीं जाऊंगा, बस आप मोटा मोटा ये समझे कि क्रेडिट कार्ड का जो इंटरेस्ट जो भी 3% 2% लगता है या फिर जो भी लगता है वो उनका पर मंथ के हिसाब से लगता है। तो यही एक रीजन होता है कि क्रेडिट कार्ड वाले जो होते हैं एक बार जो किसी के ट्रैप में फंस जाए तो वो फंसता चला जाता है, उसके लिए उसको लोन लेने पड़ते हैं। ये कहानी आपने सुनी भी होगी, क्रेडिट कार्ड से मैं फंस गया। पर मेरी पर्सनल राय ये है, अगर आप क्रेडिट कार्ड अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, आपको ड्यू डेट पता है, सब सारी चीज़ें पता है, तो आप अच्छे से यूज़ कीजिए, नहीं है तो बेटर है उसको इग्नोर कीजिए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो ऋण देगा उसको घाटा होगा अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा, लेकिन वहीं पे अपस्फीति हो रही है, तो अपस्फीति हो रही है तो फिर रेट सस्ते होंगे, रेट सस्ते होंगे तो वहां पे फिर आपको घाटा होगा और उनको फायदा होगा। तो मैं दोनों ही सिचुएशन को लेके चल रहा हूं ताकि परिणाम में, देखो दोस्तों ये चीजें रटने की नहीं है, ये तो सिर्फ कंटेंट दिया से समझने के लिए कि हाँ ये है, लेकिन आपको अपने दिमाग के अंदर बिल्कुल बिठाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि अगर मुद्रास्फीति हुई तो क्या होगा। इस वीडियो को देखने के बाद थोड़ा सोचो, इवन पॉज करके भी सोचो, अच्छा इसमें ऐसा प्रभाव पड़ेगा। जब तक आप इकोनॉमी को ऐसे नहीं समझोगे, यार कोई भी किताब पढ़ लो तुम्हारा बेड़ा पार नहीं होगा। तो इकोनॉमी को इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो कि सोचो, आंसर्स अपने आप निकलेंगे, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट मैंने समझाया आपको, यानी कि जब आप लोन लेंगे आपको फायदा होगा, ठीक है। इन्फ्लेशन में क्यों, फिक्स्ड ईएमआई जा रही है, जो पहले से बात हुई वही है, लेकिन जो लोन दे रहा है उसको घाटा होगा। समझ आ गया? अब बढ़ते हैं आगे। इसी के जैसे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, फिर इसके बाद आयात पर क्या प्रभाव। देखो थोड़ा सोचो, अगर मुद्रास्फीति निर्यात को हतोत्साहित करती है,
ठीक है, क्योंकि विदेशी आयातों के लिए माल की कीमतें यहाँ पे बढ़ जाती हैं, यानी कि निर्यात पर अगर हम बात करें तो डाउन होगा। अगर हम देखें निर्यात जो होगा इससे बिल्कुल डाउन होगा, और कहीं ना कहीं घरेलू अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की स्थिति में वस्तुओं के आयात में वृद्धि हो जाएगी। क्यों? उनको बाहर की, क्योंकि अपने कंट्री की चीजें महंगी हो रही है। मान लो अभी ये पेन है 5 रुपए का है, चाइना इसको 2 रुपए बना के दे रहा, हमारे यहाँ 5 का चल रहा है, तो आदमी क्या करेगा फिर? ऑफ कोर्स मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, वो बाहर से फिर इंपोर्ट कराएगा। इंपोर्ट पे कितनी ड्यूटी लग जाएगी? 1 रुपए की लग जाएगी ज्यादा पर पेन पे। फिर भी इंडिया में आता है तो वो वही पेन 3 रुपए का हो गया। फिर अब वो 5 की जगह अगर वो 4 रुपए में बिकेगा तो भी धड़ल्ले से बिकेगा। हालांकि एक कहावत भी है ना, चला तो चांद तक नहीं तो जमीन तक। लेकिन आदमी के हिसाब से आखिर हमारे देश के अंदर आखिर चाइना प्रोडक्ट्स क्यों इतने भरमार में अब आ रहे हैं? हालांकि लोग इस पे जागरूक भी हो रहे हैं, अवॉइड भी करते हैं, मैं खुद अवॉइड करता हूँ चाइना प्रोडक्ट्स लेने के लिए। लेकिन कंसेप्ट यहाँ पे ये है कि जो पैसा होता है वो सबको लूर करता है। लूर का मतलब ये है कि अट्रैक्शन पे लेके आता है, यही एक रीजन है। तो यानी कि निर्यात वालों के लिए घाटा होगा और आयात वालों के लिए जो है बात करें तो कहीं ना कहीं जो है फायदा होगा। क्यों? घरेलू चीजें सस्ती होगी। अब निर्यात में क्या था भाई, अब हमारा निर्यात महंगा हो रहा है भाई। एक्सपोर्ट अगर हमारा मान लो प्राइस, वो पहले मान लो 5 रुपए का पेन पहले एक्सपोर्ट करते थे, वो कह रहे बाहर वाले कह रहे अरे रहने दो 5 का तो यार यही मिल जाएगा, तो वो मना कर देगा शिपमेंट। तो जब शिपमेंट मना कर देगा तो क्या होगा? फिर कहीं ना कहीं आपका जो निर्यात है वो भी फिर कम हो जाएगा। तो यही एक रीजन अगर हम बात करें तो हमें यही देखने को मिलता है कि जिसके कारण निर्यात जो होगा दोस्तों वो आपका हतोत्साहित यानी कि गिरता चला जाएगा, और वही आयात जो होगा वो बढ़ता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि डोमेस्टिक की जो कीमतें हैं वो बढ़ गई हैं, तो जिसके कारण उनको ये लगता है कि बाहर देशों से मंगा लो, तो आयात कर लो, तो चीजें जो हमारी ठीक हो जाएंगी। थर्ड आते हैं विदेशी मुद्रा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जब मुद्रास्फीति होती है ना दोस्तों, ध्यान से समझना, आपके डॉलर जो होते हैं वो महंगे हो जाते हैं। डॉलर महंगे का मतलब यहां पे ये हुआ कि देखो मुद्रास्फीति के कारण निर्यात में आई कमी और आयात में हुई वृद्धि से मांग की, मुद्रा की मांग बढ़ जाती है। क्योंकि देखो निर्यात होगा जब भी चीजें डॉलर्स में आएंगी। एक चीज याद रखना कि हालांकि हमारा देश जो है कोशिश ये करता है कि सबसे क्रेडिट स्वैप में हो जाए ताकि हम पैसे दें, रुपए दें, डॉलर से बचते हैं। क्यों? डॉलर में ये होता है कि जब इन्फ्लेशन रेट जब बढ़, जैसे कि अभी पाकिस्तान की हालत देख रहे हो, आई थिंक मेरे हिसाब से 2 से 3 महीने की बात है इसका स्टैंड आ जाएगा। मे भी अगर इसकी बैंकरप्ट के कगार पे जो पाकिस्तान अभी जो चल रहा है, क्योंकि बहुत बुरी हालत पाकिस्तान की समय चल रही है, क्योंकि लेस देन 10 बिलियन डॉलर्स के पास उनके पास सिर्फ रिजर्व बचा है, फॉरेन रिजर्व, और जिस दिन ये खत्म हो गया उस दिन पाकिस्तान का भगवान मालिक है और पाकिस्तान के 3 टुकड़े इंशाअल्लाह होंगे, ये हम कहते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि विदेशी जब है ही नहीं, मतलब जब डॉलर ही हमारे पास नहीं है, ठीक है, जब हमारे पास डॉलर ही नहीं है तो उस कंडीशन में क्या होगा? फिर डॉलर जो होंगे वो महंगे हो जाएंगे। क्यों? वो डिमांड में आ जाएंगे। निर्यात से हमें डॉलर मिलता है भाई, जब डॉलर मिलेगा नहीं तो क्या करेंगे? फिर हमें डॉलर खरीदने के लिए, क्योंकि पेमेंट तो बाहर डॉलर्स में होती है, ऐसा तो है नहीं कि लाओ भी गांधी जी का दे दो 2000 का नोट, नहीं, ऐसा तो है नहीं। वहां तो आपको डॉलर में ही पे करना है, तो जब डॉलर में पे करना है तो आपको डॉलर खरीदने पड़ेंगे। पहले $1 मान लो 70 रुपए का था, अब मान लो 80 रुपए का चल रहा है, तो आपके ज्यादा पैसे जाएंगे। तो इससे फिर क्या होगा? चीजें डिसबैलेंस होंगी और कहीं ना कहीं फिर आपकी मुद्रास्फीति पे, सॉरी, जो फॉरेन रिजर्व पे प्रेशर पड़ेगा। तो प्रेशर पड़ेगा तो चीजें फिर गड़बड़ होंगी। तो कहीं ना कहीं जब इन्फ्लेशन बढ़ता है, जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो मुद्रास्फीति पे अगर हम बात करें, विदेशी मुद्रा, सॉरी, जो विदेशी मुद्रा पर कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो हमें प्रतिकूल प्रभाव जो हमें सबसे ज्यादा देखने को पड़ता है। एक और सिनेरियो दिखाता हूं मैं आपको। अभी हमारा फॉरेन रिजर्व करीब 600 बिलियन प्लस है, 600 बिलियन प्लस है, और जिस तरह से मैं देख रहा हूं मोदी गवर्नमेंट को, वो आने वाले हो सकता है 3 से 4 साल के अंदर इसको $1 ट्रिलियन की तरफ लेके जाएगी। क्यों? मोदी पढ़ा लिखा आदमी है, मोदी जी हमारे जो देश के पढ़े लिखे आदमी हैं, ग्रेजुएट हैं, उनको पता है कि जितना हमारे पास फॉरेन रिजर्व रहेगा उतनी ही उनकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग रहेगी। इसके पीछे रीजन ये होता है कि हमारे पास इतना सफिशिएंट अमाउंट होना चाहिए, इतने डॉलर्स होने चाहिए कि कल को खुदा ना खासा कोई कांड हो जाए, मान लो तेल के रेट
250 रुपये 300 रुपये हो जाए, तो हमारे पास इतना आयात के लिए साधन होना चाहिए ताकि हम इकोनॉमी को रन कर सकें। एटलीस्ट फॉरेन रिजर्व मेरे हिसाब से कम 1 साल का फॉरेन रिजर्व हमेशा हर एक कंट्री के पास रहना चाहिए, कि 1 साल तक के लिए डॉलर, अगर मान लो डॉलर नहीं भी आए वापस, तो उसका इतने डॉलर सफिशिएंट होने चाहिए ताकि वो अपने आप को आयात ज़्यादा, क्योंकि हमारी इकोनॉमी अभी इंपोर्ट बेस्ड है, एक्सपोर्ट बेस्ड नहीं है, इस चीज़ को याद रखना। अगर हम अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट को अगर हम बीओपी में देखें, बैलेंस शीट में देखें, तो हमें ये पता चलता है कि हमारी इकोनॉमी अभी भी आयात ज़्यादा करती है, निर्यात कम करती है। अब तुम ये मत बोलना ये भाई देखो सबसे ज़्यादा निर्यात आयात हमारे में क्या होता है, मोबाइल फोन्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, मोर देन 60%, ध्यान से समझना, मोर देन बीओपी का 60% के आसपास इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हमारे पास हमारे देश के अंदर आयात मतलब होते हैं। अब ये तुम बोलते तो हो कि मेड इन इंडिया फोन ले रहे हैं Xiaomi का और इसका, वो मेड इन इंडिया एक्चुअली होते नहीं है, जस्ट यहाँ पे असेंबल किए जाते हैं, पार्ट्स बाहर से मंगा लिए, सारी चीज़ें करा ली, मेड इन इंडिया है, फैक्ट्री डाल दी एक, और बेस्ट पार्ट्स को लिया, असेंबल किया, उस पर डाल दिया मेड इन इंडिया। ये दैट्स नॉट कॉल्ड अ ट्रू मेड इन इंडिया। ट्रू मेड इन इंडिया का मतलब ये होता है कि जब हमारे पास पूरे का पूरा R&D से लेके डिज़ाइन से लेके ईच एंड एवरीथिंग से लेके जब तक हमारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएं, मतलब यही मैन्युफैक्चर हो, यही प्रोसेसिंग हो, जब उसको जो है मेड इन इंडिया कहा जाता है। तो जब मैं भी फ़ोन लेता हूँ, मेरे पास खुद Xiaomi का फ़ोन है, सस्ता फ़ोन है, ठीक है, क्योंकि हम लोग तो गरीब लोग हैं, एप्पल हम अफोर्ड कर नहीं पाते, क्यों, हमारे पास एप्पल के लिए हमारी टेक्नोलॉजी भी हमें बड़ी अजीब सी लगती है। तो उस कंडीशन में Xiaomi में ये पता चलता है कि 10 से 12 हज़ार में फ़ोन आ जाता है, लेकिन उसकी एवरेज आपको पता है, वो 10 हज़ार का फ़ोन तुम्हें दिखता जरूर है, लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू 10 हज़ार होती नहीं है, उसकी वैल्यू हार्डली 2 से 2.5 या 3 हज़ार रुपये होती है। तो कितना प्रॉफिट, कंपनी कभी नहीं बताएगी हम इतना कमा रहे हैं, कंपनी तो यही बोले कि 2% 3% प्रॉफिट रख के हम सेल कर देते हैं, कोई कंपनी कभी किसी की सगी नहीं होती, ठीक है। तो हमें, सॉरी मैं आपको थोड़ी डिफरेंट टॉपिक्स में डिफरेंट डायमेंशन में भी लेके गया, ताकि आपको थोड़ी आपकी जीके भी जो है आपकी अच्छे से जो है स्ट्रॉन्ग हो सके, और आप वाद विवाद जो है इन फ्यूचर में कर सकें, ठीक। नेक्स्ट बढ़ते हैं, बचतों का हतोत्साहन, आमदनी का असमान वितरण, भ्रष्टाचार का बढ़ावा और राजकोषीय घाटे में वृद्धि। ये 4 पॉइंट्स हैं, और इसके परिणाम में यानी कि हमने ये देखा कि मुद्रास्फीति के परिणाम में हमें 4 तरह की चीजें और दिखी। इसमें हमें ये भी दिखा कि देखो जब मुद्रास्फीति होगी, जब बचत ही नहीं होगी, मैंने आपको याद करो अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल बताया था कि पहले आप 3,000 बचा रहे थे, मुद्रास्फीति आई तो 1,000 रुपये बचाने लग गए, तो क्या हुआ, बचत कम हो गई, खर्चे ज्यादा हो गए। सेम चीज के लिए आप 5 की जगह 6 रुपये दे रहे हो, सेम चीज के लिए 100 की जगह 120 रुपये दे रहे हो, तो फिर क्या होगा उस केस में। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल फॉर मी, मेरे पास CNG गाड़ी है, ठीक है, मैं CNG क्योंकि मैं इन्वायरमेंट फ्रेंडली ही कोशिश करता हूँ। अब पहले मैं 55 रुपये की CNG दिल्ली में भराता था 1 किलो, तो मेरे हिसाब से मेरा सिलेंडर 380 रुपये में भर जाता था, मतलब पूरा, ठीक है। अब वही सिलेंडर मैंने अभी 4-5 दिन पहले भराया, वो करीब मेरी CNG मुझे लग रहा है करीब 600 क्रॉस कर गई। आई वॉज शॉक्ड, 600 कुछ क्रॉस कर गई थी। आई वॉज रियली शॉक्ड कि यार कहाँ 380 हो, कहाँ 600। तो मैंने फिर क्या किया, जो थोड़ा यारी दोस्तों के साथ इधर उधर घूमना, लाइक मैं ट्रैवलर भी हूँ छोटा सा, कभी गाड़ी लेके निकल लेता हूँ दोस्तों के साथ, तो उस कंडीशन में क्या हुआ, अब ट्रैवलिंग कम कर दी। भाई क्या करें, हमें भी तो अपने साधन बचाने हैं, तो यही सब चीज़ें होती है। तो बचत, क्योंकि हमारे बचत सेविंग नहीं है, तो जब सेविंग नहीं तो क्या होगा भाई, आदमी अपनी चीज़ों को कॉस्ट कटिंग करेगा, कॉस्ट कटिंग पे आएगा। तो वही सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे समझाने की जो है कोशिश कर रहा था कि बचत, अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो बचत में गिरावट आएगी, क्यों, पैसा बचेगा नहीं, तो उस कंडीशन में यहाँ पे बचत होगी। एक है आमदनी का असमान वितरण, ठीक है। आमदनी का असमान वितरण में यहाँ पे ये लिख रखा है कि देखो हमारी जो मजदूरी है, लेबर कॉस्ट, जब मुद्रास्फीति जब बढ़ेगी तो लेबर कॉस्ट भी बढ़ेगी, सिंपल सी बात है, लेबर मजदूरी बोलेगा। दिल्ली में मजदूरी 800 रुपये होगी, 700-800 रुपये के आसपास। अगर आपको कोई काम कराना है तो 700-800 रुपये लगते हैं। मजदूर बोलेगा भैया हम 700 की जगह 800 लेंगे, यही होगा, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ में भी होगी। और दूसरा असमान वितरण, हमारे देश में हर काम के लिए एक असमान वितरण जो है सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। यानी कि अगर हम बात करें तो मुद्रास्फीति से सांकेतिक मजदूरी मूल्य में वृद्धि होती है, जबकि उनके वास्तविक मूल्य में कमी आती है। इससे वेतनीय कर्मचारियों की क्रय शक्ति और जीवन स्तर पर मुद्रास्फीति का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, और इस प्रकार ये निर्धन को और अधिक निर्धन बनाता है। और मुद्रास्फीति के समय सट्टेबाजों, कालाबाजारी में संलग्न लोग जमाखोरी खरीदारी के माध्यम से कृत्रिम कमी पैदा करके जनता को अधिक मूल्य पर सामान बेचकर लाभ कमाते हैं। परिणामस्वरूप आय के वितरण में असंतुलन होता है। देखो
बात यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब ऑफिसर्स की नहीं है, गवर्नमेंट जॉब एम्प्लॉयज़ की नहीं है कि जो गवर्नमेंट जॉब में है, ठीक है, उनको तो HR DA हो जाता है। लेकिन जो एक प्लम्बर है, एक लेबर है, एक कहीं एक छोटी मोटी जॉब कर रहा है किसी प्राइवेट सेक्टर में, उन पे सबसे ज़्यादा मार पड़ती है। क्यों? इसके पीछे रीज़न ये देखो, एक रीज़न ये भी होता है, एक रीज़न ये भी होता है कि मान लो पूरे साल नौकरी करें 10,000 में, उनका पता चला उनका इंक्रीमेंट आ रहा है, वो 2% बढ़ा दिया, 3% बढ़ा दिया। तो जब 2% 3% महंगाई यहाँ तुम्हारी 12 से 14% बढ़ रही है साल की, तो उस कंडीशन में क्या होगा फिर आप बताओ? महंगाई जब 12 से 14% साल की बढ़ रही है, लेकिन इंक्रीमेंट आ रहा है पूरे साल का 2%, तो इसमें भी कहीं असमान वितरण होगा। और भाई मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, आदमी जाके कुछ कर नहीं सकता है कि नौकरियां इतनी है नहीं हमारे देश के अंदर, तो फिर क्या होगा? मजबूरी का काम करना, फिर बचतें कम होंगी, बचतें कम होंगी तो रिसोर्सेज कम होंगे, आदमी की जो एक स्थिति है वो थोड़ी डिग्रेडेड होगी। हो सकता है पहले वो AC चलाता अब कूलर चलाए, ये भी हो सकता है कि कूलर की जगह फैन पे आ जाए, कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ों की एक तरह से बात कटिंग जो है करना स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पर यही बात करी गई है कि कहीं ना कहीं जो वास्तविक मूल्य में कमी आएगी उसको पता भी नहीं चलेगा। उसके जो पैसे जो हुए, देखो पहले वो चीज़ ज़्यादा खरीदता था, मतलब 500 रुपये, अभी मम्मी जाती होंगी, अब पता, अब झोला भर के सब्जी नहीं आती 500 रुपये में, ये बात आपको भी पता है पहले, लेकिन आज से 10 साल पहले 5 साल पहले आ जाती थी। तो देखो तो वास्तविक मूल्य में तो कमी है, 500 रुपये दे रहे हैं लेकिन सब्जियां कम लेके आ रहे हैं। क्यों भैया? मैं खुद जाता हूँ सब्जी लेने, मुझे पता है ना, घर की सब्जियां तो लानी पड़ती हैं। तो ये सब चीजें के कारण हमारे वास्तविक मूल्यों के अंदर चीजों में दिक्कतें आती हैं। अब आते हैं भ्रष्टाचार को बढ़ावा। भाई कठिन परिश्रम करने वाले और ईमानदार व्यक्ति मुद्रास्फीति से हतोत्साहित होते हैं, क्योंकि ये आम आदमी अपनी निश्चित आय से बढ़ते हुए खर्चों को पूरा नहीं कर सकता। साथ ही मुद्रास्फीति कालाबाजारी, जमाखोरी आदि को प्रोत्साहित करती है। किसी चीज के रेट बढ़ गए, जैसे कि अभी पाकिस्तान का एक मैं केस स्टडी देख रहा था, एक बंदे ने करीब आई थिंक कितना 2,500 लीटर तेल जो है रिजर्व में रख लिया था। ये आपको कोई न्यूज़पेपर नहीं है, केस स्टडी है ये। तो उसको पता था कि आने वाले टाइम में पेट्रोल के प्राइसेस और बढ़ सकते हैं, तो उस और ये एक हफ्ते के अंदर 30 रुपये फिर बढ़ गए पाकिस्तान में, यानी कि कुल मिला के एक हफ्ते में 60 रुपये पाकिस्तान के में पेट्रोल प्राइसेस बढ़े। अभी पाकिस्तान में पेट्रोल को 200 रुपये टच कर गया है, 200 रुपये लीटर, ठीक है। तो उस कंडीशन में अब उस बंदे ने कालाबाजारी कर ली, अब वही पेट्रोल वो मतलब 2 रुपये 3 रुपये सस्ता करके, हालांकि पुलिस ने पकड़ लिया उसको, लेकिन सस्ता करके बेच। तो ये एक तरह से क्या थी? कालाबाजारी तो थी। और जब चीज़ें महंगाई होती है तो कालाबाजारी भी होती है। क्यों? उसको एक्सपेक्टेड होता है, फ्यूचरिस्टिक चीज़ें होती है कि यार अभी इतनी है तो कल को चीज़ें बढ़ेंगी, तो फिर आदमी कालाबाजारी भी करता है, जमाखोरी भी करता है, भ्रष्टाचार भी करता है। राजकोषीय घाटे में वृद्धि भी होती है। क्यों? जब एक्सपोर्ट हमारा कम होगा, इम्पोर्ट ज़्यादा बढ़ने लग जाएगा, तो हमारा क्या होगा? जो राजकोषीय, अभी राजकोषीय वर्ड को तो नहीं समझा सकता मैं अभी, क्योंकि अदरवाइज बहुत लंबा लेक्चर चला जाएगा। बस ये समझो कि हमारा जो बैलेंस शीट है, वैसा आप ऐसे समझो आपके जो जैसे कि राजकोषीय, मतलब ये समझो आपके घर की जो बैलेंस शीट होती है कि भाई आपकी कितनी सैलरी है और कितने घर के खर्चे हैं, बस इसी को बड़े लेवल पे सोचो कि ये इंडिया की बैलेंस शीट है, इनकमिंग और आउटगोइंग कितनी जा रही है, बस ऐसे समझो। तो उसमें राजकोषीय घाटे में वृद्धि हो जाती है। राजकोषीय घाटे का मतलब ये हुआ कि जब आपकी आउटगोइंग ज़्यादा हो जाए और इनकमिंग कम हो जाए, यानी आपके डैडी की सैलरी 10,000 है लेकिन आपके खर्चे 11,000 हो रहे हैं, तो आप ऐसी स्थितियों को समझो कि राजकोषीय घाटे में जब वृद्धि हो जाती है तो इसमें हमें ये भी परिणाम जो हमें देखने को मिलता है। अब यूपीएससी क्या कर सकता है? यूपीएससी आपको ये 4 पॉइंट दे देगा लिख के, अब बताओ कौन सा सही है। तो अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं, अगर आपके कंसेप्ट अगर बिल्कुल क्लियर है तो कर जाओगे, ना तो बेटा फिर घूमते रह जाओगे। सिंपल सी बात है, या तो स्किप करोगे या रॉन्ग अटेम्प्ट मार के आओगे। तो इसलिए यही रीजन है कि मैं इन टॉपिक्स पे जहां मुझे लगता है कि क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं उन टॉपिक पे बहुत ज्यादा फोर्स करता हूं, ताकि मेरा बच्चा अगर तसल्ली से वीडियो देख रहा है तो उसके जो है पूरा का पूरा जो है निकलना चाहिए। अब आते हैं आगे। भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति का प्रभाव मुख्यतः उत्पादन और आय के वितरण पर पड़ता है। ये एक अलग सिनेरियो से मैंने निकाला, वो प्रभाव दिखा दिया। उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ेगा अब आप खुद सोचो, मैं नहीं बताऊंगा, अब आप खुद सोचो। इसमें सिंपल सी बात है, उत्पादन क्या होगा? महंगा हो जाएगा। गरीब जनता जो हमारी, अगर हम बात करें तो दिक्कत वाली हो जाएगी। तो ये सब चीजें हैं, ये सिर्फ रिपीटेड है और कुछ नहीं है, ये सिर्फ आप पढ़ लेना और कुछ खास इसमें जो है देखने को हमें नहीं मिलता है। इसी तरह से आय के वितरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये मैंने बिल्कुल अच्छे से समझाया, वही सब चीजें हैं, लेकिन मैंने इसको डिफरेंट डायमेंशंस में आय और उपभोग के हिसाब से मैंने चीजों को जो है समझाया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं मुद्रास्फीति से नियंत्रण में रखने के उपाय। अब आते हैं उपाय के पीछे। देखो, किसी अर्थव्यवस्था में अगर हम बात करें तो अधिक होने का मतलब आवश्यक चीजों के दामों में बढ़ोतरी हो जाती है। ठीक है,
इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमें यह पता चलता है कि यह बात का संकेत देता है कि महंगाई तेजी से बढ़ रही है। बढ़ती हुई महंगाई को नियंत्रित करने के लिए सरकार और रिजर्व बैंक समय समय पर कुछ ऐसे उपाय करते हैं जिससे मुद्रास्फीति की दर को नियंत्रण में लाया जा सकता है। तो दो तरीकों से जो बेसिकली अपनाई जाती है, एक होती है दोस्तों मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति बेसिकली आरबीआई बनाता है, ठीक है, और राजकोषीय नीति बेसिकली गवर्नमेंट बनाती है। अब ऐसे समझो, ठीक है। आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट को कम ऊपर नीचे कर देते हैं। ये क्या है ये आने वाले टाइम में समझाऊंगा, क्योंकि इसमें डिटेल में नहीं, बस ये समझो कि मौद्रिक नीति आरबीआई बनाता है, वो कुछ ऊपर नीचे करेगा जिससे कि मुद्रास्फीति पर कंट्रोल लाया जा सके। बैंक रेट लोन महंगे कर देता है ताकि लोगों से पैसा, क्योंकि देखो इस समय मार्केट में पैसा है, यानी कि पैसा सबसे ज्यादा, तो पैसे को खींचना है तो आरबीआई क्या करेगा, रेपो रेट को बढ़ा देगा, लोन महंगे कर देगा, ठीक है। राजकोषीय नीति में क्या करेगा, कुछ सब्सिडी देने की कोशिश करेगा, ठीक है, सब्सिडी देने की कोशिश करेगा, तो किसी और चीज में सब्सिडी देने की कोशिश करेगा, तो इससे जो है चीजों को जो है यहाँ पे किया जाता है। आई होप आपको परिणाम अच्छे से जो समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में कुछ और टॉपिक पे बात करेंगे, तो आज की वीडियो को लेते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।